Hi dear learners, how are you all? I wish you all are fit and fine and taking preventive measures for fighting coronavirus. This is your trainer Ashwarya Seth welcoming you all to this lovely platform of education where the students from all over India can take quality education absolutely free of cost. That is Learn to Lead tutorials UGC online mantra. I started this channel from 1st April 2020 and I'm truly blessed to have commendable response from the learners all over India. So thank you so much guys for your feedback and the subscribers who joined recently. I welcome them also and recommend them to watch all the previous videos in which I covered total teaching aptitude, that is unit 1 of UGC exam 1, and after that unit 2, that is research aptitude, is going on. So guys, in this week we have completed 3 topics of research aptitude, that is types, methods and approaches of research. So this weekend I will discuss the previous questions from these topics only. So let's start practicing these questions one by one with me. So start with the presentation. तो स्क्रीन पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. Which of the following types of researches determines the relationship between two or more variables? ठीक है जी. अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में से क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐसी टाइप है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो है वेरिएबल्स का रिलेशनशिप हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है जी. तो इसके आप ऑप्शंस देखिए. सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, कोरिलेशनल रिसर्च जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था तब मैंने आपको समझाया था कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को जब हम उनका रिलेशन ढूंढते हैं तो वो कौन सी रिसर्च होती है? कोरिलेशनल रिसर्च. यहाँ पे कोरेक्शनल जो लिखा हुआ है ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन है कोरिलेशनल. कोरिलेशनल रिसर्च इज द राइट आंसर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स मतलब इंडिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल है डिपेंडेंट, उन दोनों का जो है वो रिलेशनशिप जो है ढूंढते हैं, या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उनका भी आपस में रिलेशनशिप जो है वो ढूंढते हैं किस एक्सटेंट तक का है. तो यहाँ पे क्या है? कोरिलेशनल रिसर्च. यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं, कोरेक्शनल नहीं है, कोरिलेशनल रिसर्च है. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यूज? ठीक है जी. अब इंटरव्यूज हमने कल ही किया है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स. उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में सबसे पहला मेथड हमने किया था इंटरव्यूज़ डाटा कलेक्शन के लिए. तो इंटरव्यूज़ लेने का सबसे मेन मकसद क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सके हर एक टॉपिक की. तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जहाँ पे विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यूज़ में हम पूछते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस देखें. क्लोज एंडेड. ठीक है जी. क्लोज एंडेड कौन से होते हैं कि हमने जैसे कहा पुअर, वेरी पुअर, एक्सीलेंट, इस तरह से हमने जो ऑप्शंस दी होती हैं एमसीक्यू, उसको क्लोज एंडेड बोलते हैं, या उनका जो हमने एरिया रिस्ट्रिक्ट किया होता है, स्ट्रक्चर्ड किया होता है, वो क्लोज एंडेड होते हैं. तो दूसरा क्या है? ओपन एंडेड. मतलब मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन का जवाब मैं इंटरव्यूई जो भी इंटरव्यू मुझे दे रहा है वो अपने हिसाब से दे. ठीक है जी. जितना भी वो देना चाहता है अप्रोप्रिएटली, तो वहाँ पे मैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे बस इस क्वेश्चन का जवाब 1 मिनट में दीजिए या 1 सेकेंड में दीजिए या इतना ही जो है दीजिए. नहीं, यहाँ पे ओपन एंडेड मतलब मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो इंटरव्यू ने क्या किया, अपने हिसाब से उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया. तो नेचुरल या डिफ़िकल्ट, तो इंटरव्यूज सब ने एक कभी ना कभी ली भी होंगी. ठीक है जी. कभी ना कभी फेस भी की होंगी. ठीक है जी. तो आपको भी पता है इंटरव्यूज़ में कभी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, नेचुरल क्वेश्चंस तो होते हैं, लेकिन साथ में क्या है, डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट भी इतना डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमने उसका आंसर क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, विच इज़ अप्रोप्रिएट वर्ड हेयर, ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ठीक है जी. तो यहाँ पे इंटरव्यूज़ में ओपन एंडेड क्वेश्चंस मीन्स जिसकी हम लिमिट जो है वो डिसाइड नहीं करते हैं. ओपन एंडेडली मीन्स डिटेल लेने के लिए पूछते हैं और प्रॉपरली जो है एक्सप्लेनेशन लेने के लिए पूछते हैं, इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं. तो वहाँ पे कौन से हैं, क्लोज एंडेड नहीं चलेंगे, नेचुरली बहुत ज़्यादा नेचुरल भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं,
क्वेश्चंस पूछेंगे, बिकॉज इंटरव्यू भी जो है वो अलग अलग फेजेस में होती है, तो हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च। विच टाइप ऑफ रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च हम पूछते हैं इंटरव्यूज में। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा एक एक कंसेप्ट यहाँ पे। व्हेन यू ड्रॉ inferences about the whole population on the basis of observation made on a small part, it is called dash inference। देखिए जी, वो आपको पूछ रहा है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन का जो आइडिया है वो किससे ले रहे हो, वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ उस पॉपुलेशन से पूरी पॉपुलेशन का जो आइडिया आप डिराइव कर रहे हो, तो वो किस तरह का जो है आप अप्रोच या इन्फेरेंस लगा रहे हो। इंडक्टिव लगा रहे हो, डिडक्टिव लगा रहे हो, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, या सुडो लगा रहे हो। बहुत इजी है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, इंडक्टिव रिसर्च की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रॉपरली दी थी। डिडक्टिव रिसर्च की एक्सप्लेनेशन मींस 24 टोटल टाइप्स ऑफ रिसर्चेज मैंने आपको कराई हैं उसमें डिटेल में। तो यहाँ पे बहुत इजी है, आपको पता लग गया होगा आंसर कि जब हम क्या करते हैं, थोड़े से बड़े की ओर जाते हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, तो वो कौन सी अप्रोच होती है, वो इंडक्टिव अप्रोच होती है। तो इसका आंसर भी क्या है, इंडक्टिव इन्फ्रेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। दैट अप्रोच, डैश अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विद लॉन्ग टर्म रिसर्चर्स। लॉन्ग टर्म रिसर्चर्स के मतलब कि कौन सी ऐसी अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म मतलब टाइम रिलेटेड होती है और लॉन्ग टर्म जो है वो चलती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल एंड नन ऑफ दी अबव। तो देखिए लॉन्ग टर्म, जब मैंने आपको एक जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, जो टाइम रिलेटेड, टाइम पीरियड के रिलेटेड जो है रिसर्चेज होती हैं, उसमें दो तरह की रिसर्चेज होती हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, एक होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ठीक है जी। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज़ देखिए, तो कि वहाँ पे अगर वो आपको कंसेप्ट वहाँ क्लियर हुआ होगा तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बिना देखे वीडियोस के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत टेक्निकल होते हैं। कंसेप्ट समझने के बाद, वीडियोज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तभी हम क्या करते हैं, हर वीकेंड पे जितने भी हम वीक में टॉपिक्स करते हैं, उन सब के कंपाइल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक्चुअल आए होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म मतलब कहने का है कि यहाँ पे आंसर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। कहने का मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल में क्या करते हैं हम कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जो है वो एक सैंपल जो है वो उठाते हैं। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिम्का की सेल देखनी है हमने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रेंड देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे उसका कि वो 2018 में कितनी सेल्स हुई, 2019 में कितनी सेल हुई, 2020 में कितनी सेल हुई। तो ये 3 साल या 4 साल या 5 साल, कोई भी जितने भी आपने सालों की, मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे एक सेम सैंपल की, एक सेम कमोडिटी की आपने अगर ट्रेंड देखना है, ठीक है जी, तो उसको हम वो कौन सी रिसर्च होती है, वो लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है। और जो लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। तो इसका आंसर जो है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है। और दूसरी जो हम टाइम पीरियड के रिलेटेड हम करते थे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च भी मैंने आपको कराई है, लेकिन साथ में मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि क्रॉस सेक्शनल इससे बिल्कुल उलट है लॉन्गिट्यूडिनल से। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे सेम सैंपल को चेक किया जाता है। और क्रॉस सेक्शनल में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, वो सेम टाइम पे चेक करते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, लिम्का, पेप्सी, कोक और माजा की अलग अलग कमोडिटीज़ की सेम टाइम पे, मतलब 2019 की ही सेल देखें अलग अलग कमोडिटीज़ की, तो वो क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट क्या है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या चीज़ आपको नहीं चाहिए। अब ये ऑड वन आउट है। ठीक है जी। अब देखो ऑप्शंस क्या है, रिसर्च फर्स्ट है रेफरेंस कलेक्शन, दूसरा है मैन्युपुलेशन, थर्ड है कंट्रोलिंग एंड फोर्थ है ऑब्जर्वेशन। अब देखिए एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है जी। हम बहुत ज़्यादा उसमें क्या करते हैं कि उसमें कुछ भी करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें बहुत कुछ जो है मैन्युपुलेशंस करते हैं। एक चीज़ डाली, उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर दिखा, तो ये क्या है, हम सब एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। अब देखिए वो कहता है जो चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है वो आंसर है आपका। मैन्युपुलेशन होती है एक्सपेरिमेंट में, बिल्कुल होती है। ठीक है जी। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत सारी मैनिपुलेशंस चेंजेस करते हैं,
ठीक है जी, उसमें जो है मिक्सिंग्स करते हैं ताकि जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका कॉज एंड इफेक्ट जो है वो हमने चेक करना होता है। फिर क्या कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग भी होती है, एक्सपेरिमेंट्स को हम कंट्रोल्ड वे में और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो है वो करते हैं, ये भी जो है उसका आंसर है। तो मतलब आंसर मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो है वो पर्सपेक्टिव है। तो मैनिपुलेशन भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आती है, कंट्रोलिंग भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आती है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी आती है बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स जो हम कर रहे होते हैं साथ साथ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो फाइंडिंग्स आई या उसके जो है उसकी जो रिजल्ट्स आए तो वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मीन्स 3 तरह के मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता ही होता है। और क्या नहीं होता, रेफरेंस कलेक्शन। रेफरेंस होता है कि किसी चीज़ का हिंट लिखना, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी जो भी हम प्रॉब्लम जो है वो उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स को लेके, तो उसमें रेफरेंस मीन्स कोई हिंट नहीं चाहिए होता बिकॉज हम एट द स्पॉट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट खुद करके देखते हैं। तो रेफरेंस कलेक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक है जी। कोई भी हिंट, कोई भी क्लू, कोई भी रेफरेंस हम कलेक्ट करें वो हमें नहीं चाहिए होता बिकॉज हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या है, that is reference collection which is not required in the experimental research. So next देखते हैं आप, according to which of the following the scientific study of the historical background of the events determine its bearing on the present conditions। ठीक है जी, ऐसी कौन सी, और रिसर्च के नेम दिए हुए, कहते हैं कौन सी ऐसी रिसर्च है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, ठीक है, उसको हम स्टडी करके उसका जो है उस स्टडी करके वो बेस लेके प्रेजेंट कंडीशंस को और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है जी, पास्ट कंडीशंस को, पास्ट एविडेंसेस को, पास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को लेके हम जो है प्रेजेंट में रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो कौन सी ऐसी रिसर्च है, बहुत ईजी है, एक्शन रिसर्च तो बिल्कुल नहीं होती है ऐसे कि पास्ट लें कुछ। हिस्टोरिकल रिसर्च, यस, इसका आंसर जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च है बिकॉज हिस्टोरिकल रिसर्च में ही हम क्या करते हैं, पास्ट इवेंट से पास्ट जो है वो डाटा लेकर जो है आपका कोई भी पास्ट क्राइटेरिया लेके जो पास्ट एविडेंस है उसको स्टडी करके फिर जो है उसी प्रॉब्लम में कुछ ऐड ऑन करते हैं या उसको जो है वो उसमें कुछ भी एग्जिस्टिंग जो है वो एग्जिस्टिंग को हम कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए लेके जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च है, फिलॉसफिकल रिसर्च नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। तो जहाँ पे भी देखो कीवर्ड आपको आ गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है जी। आपने हर क्वेश्चन बहुत लेंथी होंगे, अगर सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जो है वर्ड डिटेल में समझने लग पड़े तो टाइम वेस्ट होता है। मैंने आपको जब रिसर्चेस करवाई हैं 24 तरह की, तो सबके मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे कि आपने उन कीवर्ड से फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि ये कौन सी रिसर्च है। तो यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इवेंट्स का हम देखकर जो है वो अपनी जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी, प्रेजेंट कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं। तो कौन सी है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डज चूजिंग अ स्पेसिफिक बिहेवियर एंड काउंटिंग इट्स अकरेंसेज फॉल। कहने का मतलब है कि हम कोई स्पेसिफिक बिहेवियर को जो है चूज़ करके उसकी स्टडी करते हैं और उस बिहेवियर के साथ साथ की अकरेंसेज जो हैं वो भी चेक करते हैं कि बिहेवियर मतलब कि किसी का कोई नेचर है, ठीक है, बिहेवियर, या उसका जो है कुछ नेचुरल बिहेवियर किसी भी फिनोमिनन का जो है वो चेक करते हैं, उसके अकरेंसेस को चेक करते हैं। तो देखिए कौन कौन से रिसर्च में हम करते हैं, ऑप्शंस हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, अप्लाइड ऑब्जर्वेशन, सर्वे रिसर्च, कोरेक्शनल रिसर्च या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे भी आपको एक हिंट मिल गया, आपको एक कीवर्ड मिल गया, स्पेसिफिक बिहेवियर। स्पेसिफिक बिहेवियर हम कहाँ करते थे, हम एथनोग्राफिक रिसर्च में करते थे, और एथनोग्राफिक रिसर्च का जो बेस था वो क्या था, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था हमने अगर किसी कल्चर के वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, कल्चर में बिहेवियर्स होते हैं, कल्चर में लैंग्वेज होती है, कस्टम होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है जी, अलग अलग कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, कल्चरल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये सब कहाँ करते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च में। एथनोग्राफिक रिसर्च में जो है वो बेस कौन सा लेके चलते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, किसी का भी बिहेवियर, किसी भी का भी कल्चर जो है वो
उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर भी क्या होगा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बिहेवियर चेक करना, स्पेसिफिक किसी का कल्चर चेक करना, बिहेवियर चेक करना। तो यहाँ पे हम नेचुरल सेटिंग्स में करते हैं, जाकर नेचुरल सेटिंग्स में करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है वो चाहिए होगी। तो इसका आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट क्या है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है, डैश are initiated to solve immediate problems. B option is an applied research. C option is an longitudinal research and D option is all of the above. तो यहाँ पे भी आपको हिंट ही आपका काम आएगा। मैंने आपको बोला था कि जब भी एक्शन रिसर्च को कौन से कीवर्ड से मैच करना है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स के ऊपर, टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, क्विक एक्शन, इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन, कौन किसके साथ हम जो है एफिलिएट करते हैं, एक्शन रिसर्च के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको कीवर्ड आता है, जैसे मैंने आपको समझाया, जब मैंने वीडियोस आपको करवाई थी, वीडियोस के थ्रू आपको समझाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक कीवर्ड दिया था, इमीडिएट सोल्यूशन। तो कोई भी करंट प्रॉब्लम अराइज हुई, साथ ही उसका जो है वो एक्शन करके उसका इमीडिएट सोल्यूशन निकाल दिया, तो वो क्या है, एक्शन रिसर्च। तो इसका नो डाउटेडली आंसर क्या है, ए आंसर है इसका राइट आंसर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस। विच ऑफ द रिसर्च मेथड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कुछ जैसे मिड डे मील है, ठीक है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, मिड डे मील जो है वो एप्लीकेबल की, ठीक है, मिड डे मील एक जो प्रथा चलाई, उससे क्या होता है कि हम उसको देखते हैं उससे क्या चेंज आया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी। तो वो क्या कर रहे हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, किसका, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मिड डे मील का इफेक्ट देख रहे हैं। तो जहाँ पे मैंने आपको जब रिसर्च करवाई थी, तो मैंने आपको ये कीवर्ड बताया था, जहाँ पे आपको इफेक्ट फैक्टर, ध्यान से सुनिए, इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट फैक्टर या इफेक्ट इंग्रेडिएंट क्वेश्चन में दिखाई दे, तो जहाँ पे इफेक्ट लिखा होता है उसका कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका सीधा आंसर होता है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ठीक है जी। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड मतलब कि कोई चीज़ हैपन हो चुकी है, कोई इंसिडेंट हैपन हो चुका है, उसके बाद उसको जो है एनालाइज कर रहे हैं और उसकी फाइंडिंग्स सोल्यूशंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो भी यही कर रहा है कि उसने क्या किया, रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे कौन सा आंसर है, एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स जो चीज़ पोस्ट मतलब हैपन हो चुकी है, जैसे रिसर्च का नाम ही है एक्स पोस्ट फैक्टो, जो चीज़ हो चुकी है उसके बाद उसका जो है इफेक्ट जो है वो चेक करना है। इफेक्ट चेक करने के लिए कौन सी रिसर्च लगाते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च लगाते हैं, और यहाँ पे भी हम इफेक्ट ही चेंज देख रहे हैं मिड डे मील का। तो यहाँ पे कौन सी रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वो लगेगा मेथड। नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स with a view to explore the possibility of their enhanced participation in the school programs। तो यहाँ पे भी वो उन्होंने सिचुएशन दी हुई, एक प्रिंसिपल है स्कूल का, उसने क्या किया, टीचर्स और स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ कंडक्ट करी, और उसके बाद क्यों इंडक्ट करी, ये देखने के लिए कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है स्कूल प्रोग्राम्स में जो है वो उसमें कितनी जो है इम्प्रूवमेंट आई। यहाँ पे क्या है कि एक देखिए प्रिंसिपल क्यों ऐसा कर रहा है कि वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होती होएगी, ठीक है, जो कोई कल्चरल प्रोग्राम या इवेंट वो ऑर्गेनाइज करता होगा स्कूल, ठीक है ना, और वहाँ पे ना टीचर्स इतनी पार्टिसिपेट होल हार्टेडली कर रही होंगी, ना ही स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम, ठीक है जी। उसको सॉल्व आउट करने के लिए उसने क्या किया, टीचर और स्टूडेंट्स को बुलाकर उनकी धीरे धीरे जो है इंटरव्यू सेशन, काउंसलिंग सेशन करवाया। क्यों करवाया, उस जो नॉन पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो करंट प्रॉब्लम है, उसको जो है ठीक करने के लिए क्विकली कोई चीज़ हमने अप्लाई की और क्विकली कोई रिस्पॉन्स किया और फटाफट से सल्यूशन निकाला उसका, वो कौन सी रिसर्च है, वो है एक्शन रिसर्च। तो इसका बिल्कुल
कौन सा आंसर है? एक्शन रिसर्च। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जहाँ पे इफेक्ट वर्ड दिखाई दे वो एक्सपोस्ट फैक्टो है। जहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे कि एक चीज़ जो है वो एक प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करने के लिए जो है प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन के जो हेड ने इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए, तो वो कौन सी है? वो है एक्शन रिसर्च। ठीक है जी, और मैंने आपको एक हिंट वैसे ही बताया था कि कभी भी आपको क्वेश्चन बाय चांस अगर आप पेपर में, क्योंकि हम नर्वस हो जाते हैं कई बार, कुछ स्टूडेंट्स आता आता भी जो है उनको नहीं आता, उस टाइम पे नर्वस हो जाते हैं। जहाँ पे भी आपको स्कूल की प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम, ठीक है जी, और किसी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आए तो उसका 99.9% जो आंसर क्या होता है? वो एक्शन रिसर्च ही होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या है? इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। तो यहाँ पे क्या है? एक्शन रिसर्च करने के लिए कौन कौन से जो अब आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, अब आपने देखने जम्बल्ड वे में आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। वैसे तो जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस ऑफ रिसर्च है या स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कराना है। अभी प्रोसेस ऑफ रिसर्च करवाने वाला पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो एक्शन रिसर्च के साथ एफिलेटेड होके आया था, तो मैंने कहा कि ये आपको समझ आ ही जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो रिसर्च इतनी पढ़ ली हमने तो इसका आंसर जो है हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है जी, वो क्या कहता है कि किसी भी रिसर्च को करने, जैसे एक्शन रिसर्च है तो देखिए 4 स्टेप्स उसने दिए हुए हैं। रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट। ठीक है, वैसे तो आपको एक नॉर्मल लेमैन भी आइडिया लगा सकता है कि कुछ भी चीज़ करने से पहले सबसे पहले होता है हर एक चीज़ का क्या करना? प्लान करना। सबसे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग कभी भी सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे या लास्ट नंबर पे नहीं आएगी, सबसे पहले प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑप्शन में प्लान फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हमने सीधा ही उसको ख़त्म कर दिया कि उसको देखना ही नहीं है। उसके बाद क्या है? सेकंड और थर्ड में से देखते हैं। प्लान के बाद नेक्स्ट क्या आया? प्लान के बाद सेकंड ऑप्शन में आया एक्ट, और थर्ड ऑप्शन में आया प्लान के बाद रिफ्लेक्ट। नो, प्लान के बाद क्या होता है? हमेशा एक्शन होता है, एक्ट होता है। कुछ प्लान कर लिया, उसके बाद उसको एक्ट करके देखा, उसको अप्लाई करके देखा। ठीक है जी, उसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जा रहा है, क्रम के अकॉर्डिंगली, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। प्लान किया, फिर क्या है? उसको एक्ट किया, मतलब एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया। एग्जीक्यूशन के बाद फिर हमने देखा कि उसका क्या हमें रिजल्ट मिला। ऑब्जर्व किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया। अगर अच्छा रिजल्ट है तो वो हमारी उस आगे भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो उसमें कुछ रेक्टिफिकेशंस करेंगे, वो रिफ्लेक्टिव जोन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कि पहले प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, फिर उसको रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको जो है रिजल्ट्स को रेक्टिफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे और जो है उसको फाइंडिंग्स को कंडक्ट करेंगे, आगे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेथड्स के ऊपर, टाइप्स के ऊपर। आपको मैंने बोला था कि मैच द कॉलम की फॉर्म में ज़रूर क्वेश्चन आता है और आपके इस पेपर में भी ज़रूर आएगा। ठीक है जी, अब देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या है? एक तरफ रिसर्च मेथड्स लिखे हुए हैं, एक तरफ डाटा कलेक्शन टूल्स लिखे हुए हैं। अब आपने मेथड्स करे हैं तो डाटा कलेक्शन टूल्स भी मैंने आपको करवाए थे। अब आप देखें, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसका डाटा कलेक्शन टूल कौन सा हो सकता है? देखिए इस तरह से आप फर्स्ट उठाएं एक्सपेरिमेंटल और यहाँ पे देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में किस तरह का उसका हो सकता है टूल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर से हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते। ठीक है जी, फिर क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, टेस्टिंग ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियंस। तो बिल्कुल ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम किससे मैच करेंगे? स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से मैच करेंगे। उसके बाद क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो एक्स पोस्ट फैक्टो, हमें एक आंसर तो मिल गया। नेक्स्ट करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, इसको हम कैसे मैच करेंगे? कौन सा टूल हो सकता है इसका? अब एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या करते हैं? हम किसी भी चीज़ का जो इफ़ेक्ट देखते हैं। ठीक है जी, कोई चीज़ पहले हैपन हो गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो इसका आंसर बनता है फोर्थ, टिपिकल करैक्टरिस्टिक्स टेस्ट। टिपिकल करैक्टरिस्टिक्स टेस्ट का मतलब क्या है? जो चीज़ हैपन हो चुकी है, जो इंसिडेंट हैपन हो चुका है, उसके बाद में उसकी जो है टिपिकल या टेक्टफुली उसको जो है एनालाइज करना, उसकी हैपनिंग ऑफ नेचर को। ठीक है, जो उसने हैपन कर ली, जो इंसिडेंट हो चुका वो क्यों हुआ
उसको टेस्ट करना, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको समझाया था, एक रोड है, उस पर एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, उस एक्सीडेंट से डेथ कितनी हुई, अब एक्सीडेंट तो हो चुका, कितने एक्सीडेंट्स हुए, उसके बाद डेथ्स कितनी हुई, तो वो इफेक्ट देखा। वैसे ही हमने क्या किया कि यहाँ पे उसकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो टेस्ट करके देखी कि इंसिडेंट अकर हुआ है तो क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो निकलती हैं। तो यहाँ पे हम फोर्थ जो है इसके साथ मैच करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टर से। फिर थर्ड है डिस्क्रिप्टिव सर्वेज। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड मतलब कुछ डिस्क्राइब करना, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें जो है वो किसी भी फिनोमिनन की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर्स बनाते हैं, बिकॉज उसी से हमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव वे में जो है डाटा कलेक्ट होके हमारे पास आता है। क्वेश्चनियर्स आपने भरे होंगे, ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें 15-20 क्वेश्चंस होते हैं, फिर आप क्वेश्चंस के आंसर्स देते हो, तो उससे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डाटा मींस आपको कैसी लगी सर्विस। जैसे आप होटल में जाते हो, होटल में अब आप खाना खाते हो, उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चनियर दिया जाता है, हाँ जी इसमें देखो जी कैसे कैसे आपको सर्विस लगी, ये इसमें नमक कैसा था, ये जो भी है, सो मैनी क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ की हॉस्पिटलिटी कैसी लगी आपको, बहुत इसका एम्बियंस कैसा लगा होटल का, सारे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, खाना कैसा लगा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, डिटेल्ड वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनियर इसका आंसर है। और लास्ट में हिस्टोरिकल मेथड जो है, हम डाटा जो पास्ट इवेंट्स का कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से। तो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ, जो हमने मैच करा, जो इसका एक्सपेरिमेंटल का हमने मैच करा था थर्ड से, फर्स्ट का थर्ड है और सेकंड का फोर्थ है और थर्ड का जो है वो सेकंड है। तो यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और सेकंड कौन सा है, थर्ड, फोर्थ, या यस सेकंड आंसर इसका है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। तो यहाँ पे ये कॉम्बोज बना के दिए होते हैं आपको, कोड्स दिए होते हैं आंसर्स के। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेज ऑन एमोलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। कौन सी रिसर्च टाइप है जो, देखो सबसे पहले ये वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, कई बार समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को। एमोलियोरेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी बैड सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना, कोई भी बैड सर्कमस्टांस है, वर्स सर्कमस्टांस है, उसको ठीक करना, उसको बेटर बनाना। तो वो क्या कहता है, कौन सी ऐसी रिसर्च टाइप है जो क्या फोकस करती है, प्रिवेलिंग सिचुएशन को, मीन्स करंट सिचुएशन को ठीक करने का, करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने का, ठीक करने का, करेक्ट करने का, रेक्टिफाई करने का। तो यहाँ पे फिर से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रिसर्च की दी हुई है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है, हाँ जी गैस करें, बिल्कुल आप सही गैस कर रहे हैं, इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। बिल्कुल, बिकॉज करंट सिचुएशन को बिल्कुल ठीक करना, उसके लिए इमीडिएट सोल्यूशंस निकालना, ठीक है जी, वो किस कौन से रिसर्च में होती है, वो एक्शन रिसर्च में ही होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या था, एमोलियोरेटिंग जो है वो वर्ड बहुत टिपिकल था। इसका अगर जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रिवेलिंग सिचुएशन को, प्रिवेलिंग करंट सिचुएशन को बेटर, जो गलत है उसको सही करने के लिए, इमीडिएट सोल्यूशन निकालने के लिए, एमोलियोरेट करने के लिए कौन सा है, एक्शन रिसर्च है। सो नेक्स्ट जाते हैं, रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ। अब देखिए फिर से वही वर्ड आ गया, सारा क्वेश्चन पढ़ने का भी मतलब इतना टाइम क्या वेस्ट करना। यहाँ पे इफेक्ट जो है, फिर से वही वही वर्ड जो है वो आपको नज़र आ रहा है, इफेक्ट। रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ द चिल्ड्रन। तो इफेक्ट देखना है कि फीडिंग का, खाना पिलाना, मतलब उनको जो बच्चे हैं उनको फीडिंग का जो स्टाइल है उनको कितना जो है एंजाइटी फुल बनाता है। तो क्या इफेक्ट ही देखना है। तो इफेक्ट देखने के लिए कितनी बार मैंने अभी भी बोल दिया इस प्रेजेंटेशन में, और जब आपको रिसर्च टाइप समझाई थी उसमें भी बहुत डिटेल में समझा दिया था एग्जाम्पल्स ले लेके। तो जब भी इफेक्ट वर्ड आए, एक चीज़ का दूसरा मतलब एक इंसिडेंट जो हैपन हो चुका है उसका इफेक्ट देखना है, तो वो कौन सा है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, आप सही सोच रहे थे। सो नेक्स्ट क्या है, फिर से आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, फिर एक मैच द कॉलम जो है वो आ गया है क्वेश्चन, और ऐसे ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी रिसर्चेस लिखी हुई हैं, एक दूसरी तरफ उनके क्या लिखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम फिर से मैच आउट करते हैं फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, कोई थ्योरी डेवलप करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई आपको ऐसा कीवर्ड मिल रहा हो, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में देखिए, डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्ड करी तो ये फंडामेंटल, तो मतलब ए का तो सेकंड आंसर बिल्कुल पक्का हो गया। बी अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जो थ्योरी बिल्डिंग की
उसको हमने क्या किया, थ्योरी को अब अप्लाई करना है। फंडामेंटल में थ्योरी बिल्ड करनी है, थ्योरी बनानी है। अप्लाइड में क्या करना है, थ्योरी को हमने जो बनाई है उसको हमने अप्लाई करना है, यूज़ करना है, यूजिबिलिटी करनी है। तो यहाँ पे कहाँ पे ऐसा कोई वर्ड, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन में, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज़ इन वेरियस सिचुएशन। अब क्या करना है, अप्लाइड सर्च में जो थ्योरी बनाई है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन से। तो एक्शन रिसर्च क्या है, यहाँ पे देखते हैं थर्ड का क्या आंसर बन रहा है। एक्शन रिसर्च क्या है कि जैसे कि फटाफट से कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन को जो है वो उसका करंट सोल्यूशन निकालना। तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बन रही है, इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू द यूज ऑफ इंटरवेंशंस। बिल्कुल एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बिल्कुल सॉल्व आउट करना, इमीडिएट एक्शन लेना। तो यहाँ पे सी का थर्ड बन रहा है। और डी का फिर लास्ट वही रह गया। इवेल्युएटिव का मतलब मैंने आपको समझाया था, इवेल्युएटिव रिसर्च का एक कीवर्ड होता है परसीव्ड इम्पैक्ट। इवेल्युएटिव रिसर्च का एक कीवर्ड होता है परसीव्ड इम्पैक्ट। तो वो आपको वो दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। तो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। और ये कैसे मैच हुआ, अगर आपको वो पता है, कंसेप्ट पता है, की इंग्रेडिएंट्स पता है, की वर्ड्स पता हैं, ठीक है, तभी आपका मैच हुआ। तो देखिए इसका आंसर भी यही बनता है। फर्स्ट का है आपका ये हमने निकाला था सेकंड, ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का जो सी का है वो बनता है यहाँ पे थर्ड। तो ऐसा ही आंसर ये हमें कहाँ मिल रहा है, यस फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो ये ऐसे हम सॉल्व करते हैं इस आंसर्स को। नेक्स्ट जो है, अब अप्रोचेस भी करी थी हमने। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोचेस के डाले हैं। लास्ट दो क्वेश्चंस आएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान से देखिए। पॉजिटिविज्म इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, पॉजिटिविज्म क्या होती है, आपको भी मैंने आपको बताया था कि रियलिटी बेस्ड होती है और उसमें क्या है, साइंटिफिक होती है और बहुत ही वेरीफाइबल होती है और ये फिलोसफिकल होती है। बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे, प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखें, जहाँ पे मैंने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म आपको समझाया था डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही मीनिंग क्या है। फर्स्ट देखते हैं, अ फिलोसफी स्टेटिंग दी साइंटिफिक एविडेंस। देखिए अबे मैंने आपको बोला कि साइंटिफिक है, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे साइंटिफिक वर्ड मिल चुका है। साइंटिफिक एविडेंस कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिविज्म जो है वो सोसाइटल वेलफेयर के लिए, साइंटिफिक अप्रोच से हम जो है वो सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, रियलिस्टिक होकर, साइंटिफिक होकर, वेरीफाइबल होकर, स्टैटिस्टिकल होकर, क्वांटिफाइबल होकर, क्वांटिटी से, ठीक है जी, और जो रिजल्ट्स मेजरेबल हों। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं फर्स्ट ऑप्शन में। साइंटिफिक है तो ये सही है। आगे देखते हैं, अ फिलॉसफी दैट क्लेम्स दैट दोज ऑब्जर्विंग कल्चर कैन नॉट स्टे ऑब्जेक्टिव, ये गलत है, ठीक है जी। अ सोशल साइंस दैट इन्वॉल्व्स ओनली फील्ड वर्क इमर्सिंग रिसर्चेज इन अ पर्टिकुलर कल्चर, नहीं ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्या है, अ व्यू सपोर्टिंग द आइडिया दैट सुसाइड रिजल्ट सोनली फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई डेफिनेशन नहीं कर रही, एक केस स्टडीज है, कोई सुसाइड का केस बता रहा है, कोई आपको जो है पर्टिकुलर कल्चर की बात कर रहा है, एक आपको ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव कर रहा है, ये सब चीज़ें नहीं है। उसने डिस्क्राइब पूछा था और बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, वो फर्स्ट ही बन रहा है। फिलॉसफी स्टडीइंग द साइंटिफिक एविडेंस कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारे इस प्रेजेंटेशन का। तो आप देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के ऊपर मैंने बनाया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, ठीक है जी। ये बिल्कुल पॉजिटिविज्म अप्रोच से बिल्कुल ऑपोजिट थी। वहाँ पे क्या है, साइंटिफिक, ये साइंटिफिक नहीं है, ये कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म रिकोगनाइजेज दैट द वे साइंटिस्ट थिंक, नहीं साइंटिफिक तो है ही नहीं है, तो जैसे साइंटिस्ट थिंक करेंगे वो पोस्ट पॉजिटिविज्म तो बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट आंसर गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सो साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस रीजनिंग आर दी सेम प्रोसेस, बिल्कुल पोस्ट पॉजिटिविज्म जो फिलोसफर्स ने जो जिन्होंने पोस्ट पॉजिटिविज्म की अप्रोच दी थी, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल साइंटिफिक रीजनिंग और कॉमन सेंस रीजनिंग बिल्कुल सेम है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो साइंस भी फेल हो जाता है कुछ प्रूव करने में और हम उसको कॉमन सेंस से प्रूव कर देते हैं। तो ये आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से देखना है कौन सी सही है कौन सी गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, क्या देखना है। अब देखिए हम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो गलत है, सेकंड सही है, तो इसमें आंसर्स देखिए बी आंसर सही है बिल्कुल, ओनली सेकंड मतलब सेकंड जो है वो सही है, तो इसका बी आंसर बनता है। तो यहाँ पे हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, और जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मैं लेके आऊँगी वीडियो, उसमें आपको डिटेल में मैं क्या करवाऊँगी, रिसर्च का प्रोसेस करवाऊँगी, प्रोसेस ऑफ रिसर्च करवाऊँगी, थॉरोली करवाऊँगी। और उस प्रोसेस ऑफ रिसर्च में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, पक्का आता है, वो नेक्स्ट वीडियो भी मेरी ज़रूर देखिए आप। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। So that's all for now. If you like this video, please like it by pressing the like button from, and press bell icon also for receiving further notifications of my new videos. And if you have any kind of doubt, you can comment me in the comment box, and share this sensational channel with all of your friends so that they can also study absolutely free of cost. So thank you so much, and God bless you guys.